हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 43 रह गया था, तो सबसे पहले हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास यहाँ पे 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं। 3 आइडेंटिकल कहने का मतलब सबका वैल्यू सेम होगा। तो अभी हम लोग मान के चलते आर ओम है और इसको आपने क्या किया है, स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। और जब आपने इसको स्टार में कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे जो लाइन करंट ये एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है या फिर ड्रॉ कर रहा है, ये आपका 12 एम्पियर। अब सेकंड केस में बोलता है कि आपको सेम सप्लाई रखना है, ठीक है। यानी फर्स्ट केस में जो आपका जनरेटर होगा वही जनरेटर आपको सेकंड केस में भी यूज करना है। तो सप्लाई आपका सेम है, लेकिन अब जो आपका तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ना, इसको इस बार हम लोग को डेल्टा में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब आप तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे सेम सप्लाई पे, तो इस केस में आपको बताना है कि लाइन करंट क्या होगा। ओके, तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, और इसको हम लोग 2 केस में स्टडी करेंगे। केस 1 पहले स्टार को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले तो सेम सप्लाई है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बनाते हैं सप्लाई। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखिए इधर दिखा देते हैं सप्लाई, और इस क्वेश्चन का कोई नीड है नहीं तो उसको मैं इधर मिनिमाइज कर देता हूं और इधर दिखा देता हूं मैं लोड। ओके, तो सप्लाई में आप सीधे सीधे एक जनरेटर दिखा दीजिए 3 फेज, और 3 फेज जो जनरेटर होता है भाई ज़्यादातर वो स्टार में ही कनेक्टेड होता है। अब बोलिए स्टार में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न होता है। ओके, ऐसे ये टॉपिक से बाहर जा रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको पता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में आपका जो फेज वोल्टेज होता है ये क्या है, VL डिवाइडेड बाय √3 होता है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं जो मेरा लाइन वोल्टेज होता है ये √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है ना। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था भाई, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मेरा फेज वोल्टेज 231 है, और वही अगर आप लाइन वोल्टेज निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका अप्रोक्स 400 वोल्ट के बराबर आ गया था। तो आप देख सकते हैं जो आपका फेज वोल्टेज है 231 वोल्ट है, और जो लाइन वोल्टेज है 400 वोल्ट, यानी काफी ज्यादा इनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है ना। तो अब देखिए जब आप मशीन पढ़िएगा, मशीन में जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा भाई, खासकर वाइंडिंग, तो हम लोग को पता है ये जो मेरा वाइंडिंग है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं ना। और अगर आप इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या, वहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एक तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा, और किसी भी मटेरियल का या फिर कहीं किसी भी इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टार में रखते हैं वाइंडिंग, तो पर फेज यानी न्यूट्रल और एक लाइन के बीच में जो वोल्टेज आएगा, यानी सीधी सीधी बात है इस वाइंडिंग के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 231 वोल्ट। और यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज कम है तो सीधी सी बात है जो आप इंसुलेशन इसके ऊपर यानी वार्निश का जो आप लेयर चढ़ाइएगा उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उसको कम रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इंसुलेशन का कॉस्टिंग एक तरीके से बच जाता है भाई, ठीक है। और भी बहुत सारा रीजन होता है, धीरे धीरे आपको मैं बताते चला जाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने सप्लाई सिस्टम को क्या किया हुआ है, स्टार में दिखाया है। उसको मिटा देता हूं पहले। ओके, ये मैंने यहाँ पे स्टार में दिखा दिया है, और ये सब भी मैं मिटा ही देता हूं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा मेरा R, ये हो गया एक तरीके से न्यूट्रल, ये हो गया आपका Y, और ये हो जाएगा आपका B। इसको हम लोग को जोड़ने का तरीका पता है, ये माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, और ये भी आपका माइनस और प्लस होता है। हम लोग को पता है एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में अगर आप वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि प्लस मैंने ऐसे दिया है साइन, तो सीधी सी बात है वोल्टेज तरीका, यानी ये हो जाएगा फेज वोल्टेज। यहाँ पे देखें तो अगेन ये भी मेरा फेज वोल्टेज और ये भी मेरा एक तरीके से फेज वोल्टेज। अब हम लोग लोड की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस में आपका जो लोड है ये किस में, स्टार में। ओके, तो तीनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टार में दिखा देता हूँ। ओके, और तीनों आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या, ये भी R ओम का होगा, ये भी R ओम का होगा, और ये भी R ओम का होगा। और स्टार में है तो सीधी सी बात है इसके लिए भी क्या होगा, ये प्लस माइनस इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो ये R फेज है, इसको R के साथ जोड़ देते हैं, ये दिखा देते हैं यहाँ पे R है, ये Y है
और ये मेरा B है। तो Y को हम लोग अगेन Y के साथ जोड़ देंगे और ये जो B है मेरा इसको B के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट केस का आपका यहाँ पे एक तरीके से डायग्राम बन चुका है। अब देखें हम लोग अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज देखें, ठीक है, इसके बीच में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज मेरा √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होगा। सही बात है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइन करंट है, यही मेरा लाइन है, तो ये जो लाइन करंट है ये दिया हुआ है आपका कितना, 12 एम्पियर। क्लियर। तो अभी अगर हम लोग देखें, क्योंकि स्टार में है ये आपका लोड, तो स्टार में हम लोग क्या होता है, जो लाइन करंट है वही आपका क्या होगा, इस फेज में भी आएगा। फेज कहने का मतलब क्या, ये एक न्यूट्रल है और एक ये अपना लाइन है ना, तो इसमें क्या आएगा भाई, जो इधर से करंट आ रहा है वही इसमें भी आएगा, है ना। तो ओवरऑल मैं यहां पे अगर लिखूं, मुझे यहां का करंट चाहिए, ठीक है, फेज करंट में लिखता हूं, तो फेज करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, फेज वोल्टेज, ठीक है, इसके क्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग इसके क्रॉस का वोल्टेज देखें, ठीक है, इसके क्रॉस का अगर आप वोल्टेज देखें भाई, तो ओवरऑल क्या आएगा, यही तो वोल्टेज आएगा, क्योंकि आप किसके बीच में देख रहे हैं, इस लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में देख रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका इस लाइन और इस न्यूट्रल का वोल्टेज पता, तो ये भी यहीं पे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज ही होगा। तो ये लिखा, और इसके बराबर क्या है आपका 12 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी फेज करंट को मैं क्या कह दूंगा, लाइन करंट, क्योंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में क्या है, जो आपका फेज करंट होगा वही आपका क्या है, इधर से जो लाइन करंट आ रहा है वो। ओके, तो फर्स्ट केस मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस के ऊपर। तो सेकंड केस में आपका सप्लाई सेम रहेगा, यानी जनरेटर मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हो गया फेज वोल्टेज और ये हो जाए आपका RYB। यहां पे अब लोड आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है एक तरीके से। ये भी R ओम है, ये भी R ओम है और ये भी R ओम है। अब रुकिए, डेल्टा में मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक का स्टार्टिंग दूसरे का एंडिंग। तो अगर मान लेते हैं इसको मैं प्लस ले रहा हूं, प्लस को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सीधी सी बात है। और अगर वही हम लोग करंट के फ्लो के डायरेक्शन की बात करें या फिर वोल्टेज के डायरेक्शन की बात करें, तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए भाई, ऑलरेडी आप लोग के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो उसको आप देखिए जा करके, स्किप मत कीजिएगा। इसको मैंने R से जोड़ दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये R है, ये मेरा Y है, तो इसको Y के साथ जोड़ देंगे, और ये मेरा B है, तो इसको हम लोग B के साथ जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे ये लाइन करंट बताना है भाई, ठीक है, यही ना मेरा लाइन करंट है, इसका वैल्यू आपका पूछा गया है। तो अभी अगर हम लोग देखें, जो लाइन करंट है ये सप्लाई साइड से क्या होगा, इस पॉइंट पे आकर के दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी एरो दिखा दिया है ना, तो इधर मान लेते हैं ये जो करंट है इसको मैं नाम दे देता हूं I1। ओके, और ये जो करंट आ रहा है इधर, ये मान लेते हैं मैं नाम दे देता हूं I2। तो अगर हम लोग KCL लगाएं इस R पॉइंट पे, R पॉइंट पे अगर आप KCL लगाए भाई, KCL एट पॉइंट R, क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, ठीक है, और ये भी आ रहा है, यानी ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो दोनों एक साथ रहेगा, यानी IL प्लस I1, और ये I2 क्या है, बाहर जा रहा है, यानी ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। तो मुझे यहाँ पे IL का वैल्यू चाहिए, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I2 माइनस I1। क्लियर। और अभी अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए भाई, इन करंट का ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो अभी जैसे नेमिंग से हम लोग कोई मतलब, बस समझिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट का अगर फेजर डायग्राम दिखाऊं, तो मान लेते हैं इसको मैंने रेफरेंस ले लिया। ओके,
तो अगर आप इसको रेफरेंस लेंगे, ये मान लेते हैं इसका रेफरेंस ले लिया, तो ये वाला करंट क्या होगा, इससे 120 होगा, है ना। और ये वाला जो करंट है इसका नाम क्या दिया मैंने, I1, तो I1 मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम क्या है I2। भाई ये करंट देखे ना ऐसे आ रहा है, ये वाला ये, ओके, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, इसका नाम I2 दिया हुआ है। ओके, हम लोग को पता है IL जो होगा I2 माइनस I1 होगा। जरूरी नहीं है कि यहीं से आप देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं, इसको लाइन करंट मान लिया तो सेम ही इक्वेशन बनेगा भाई, इसके लिए भी देखिए सेम इक्वेशन ही बनेगा। ओके, तो आप IL देख रहे हैं I2, ठीक है, तो I2 तो ऑलरेडी मेरा यही है I2, इसको कुछ नहीं करना। दूसरा है मेरा माइनस I1, यानी ये मेरा प्लस I1 है, तो जस्ट अपोजिट ले लेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा माइनस I1 हो जाएगा। हम लोग को पता ऑलरेडी इसके बीच में 120 फेज शिफ्ट है, इसमें भी 120 है ना, और यहाँ पे भी 120 है, तो ओवरऑल इसको अगर आप इधर उल्टा लीजिएगा, ये हो गया माइनस I1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पूरा 120 था, ठीक है, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग को यहाँ पे I2 माइनस I1 करना, तो I2 है I1 है, तो इसका फेजर सम कर लीजिए, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, इसके पैरेलल ले आइए इसको और इसके पैरेलल ले आइए इसको, ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा एक तरीके से रिजल्टेंट लाइन करंट बनेगा IL। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री था तो इसको आधा आधा बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये 30 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब तो ओवरऑल आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, तो ये जो आएगा, क्योंकि ये बेस हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये 90 डिग्री, यानी ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos 30 अगर लगाए तो क्या हो जाएगा, B/H। हम लोग को बेस चाहिए, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, H cos 30। ओके, तो ये आधा बेस निकला है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस वाले ट्राइंगल में जब चलेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे, मतलब भाई ये ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है, ये आधा बेस है ना, तो इसका मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा अगर निकालिए, इतना पता है आपको, H cos 30 है, तो सीधे सीधे पूरा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी IL की बात करें तो IL क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस, यानी 2 इंटू H। H जहाँ पे ये क्या था, H क्या था, ये I2 था, और I2 क्या है मेरा, I2 मेरा फेज करंट है भाई, ये देख रहे हैं फेज में जा रहा है। एक लाइन, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव, मतलब डेल्टा समझिए, डेल्टा वाला सर्किट को याद कीजिए, जो फेज वोल्टेज होता है और जो आपका लाइन वोल्टेज होता है बराबर होता है, यही मेरा फेज है और यही मेरा क्या है, लाइन है, क्योंकि ये R और ये B, यानी दो लाइन के बीच में जुड़ा हुआ है ना, तो यही लाइन हो गया, यही फेज हो गया इसके लिए। ओके, तो I2 क्या है मेरा, ये I2 एक तरीके से यहाँ पे फेज करंट है। क्लियर हुआ। तो इसके लिए पहले यहाँ पे देखिए, इसका लिखता हूँ B इक्वल टू H की जगह क्या लिख देंगे, I2 cos 30, यानी कितना हो जाएगा आपका √3/2, और इसका ट्वाइस करना है, ठीक है, ट्वाइस इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ऐसे, ये जो B है यानी पूरा बेस जो है, ठीक है, किसके बराबर था ये पूरा बेस, इसको IL माना, यानी IL हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा I2 को मैं यहाँ पे फेज करंट बोल सकता हूँ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू √3, ठीक है। ऑलरेडी ये रिलेशन आपको पता होगा, लाइन करंट जो होता है √3 टाइम फेज करंट होता है, किसमें, डेल्टा के लिए। ओके, तो अब देखिए हम लोग को पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, इसका वैल्यू फिर से लिखते हैं भाई, ठीक है, IL इक्वल टू, और एक चीज देखिए, ठीक है, सब सही है, हम लोग को यहाँ पे अब क्या करना है, ये आ गया मेरा वैल्यू, अब इसका वैल्यू निकालता है, फेज करंट का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे सेपरेटली समझिए ना, ऐसे समझिए भाई, ये मेरा इक्वेशन आया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी इसमें से मैं अगर I2 का वैल्यू देखूँ, ठीक है, I2 अगर मेरे को निकालना, I2 मतलब क्या, फेज करंट हो जाएगा, I2 इक्वल टू लिखता हूँ IPH, और ये कितने के बराबर होगा बताइए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है क्या है बताइए, ध्यान से सोच के बताइए, ये R, इस वायर R और ये वाला वायर B, यानी दो
लाइन के बीच में कनेक्टेड है, तो सीधी सी बात है इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा भाई, ये क्या होगा, एक तरीके से ये वाला जो वोल्टेज होगा, ठीक है, इनके बीच में जो वोल्टेज वही ना है, और आर और बी के बीच में वोल्टेज कितना होता है, √3 टाइम्स इंटू फेज वोल्टेज। समझ में आया? यानी यहाँ और यहाँ के बीच में जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज होगा, और लाइन वोल्टेज को मैं इधर सीधे सीधे लिख सकता हूँ √3 टाइम्स इंटू फेज वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेफरेंस फेज वोल्टेज लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से लिखता हूँ, I2 इक्वल टू IPH इक्वल टू, यहाँ पे मेरा वोल्टेज होगा √3 टाइम्स इंटू फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा, R ही है, और इसको फेज बोलिए या फिर लाइन बोलिए बराबर है, इसके लिए तो R ही हो जाएगा ना। अब हम लोग को फर्स्ट वाले केस में ऑलरेडी पता था इसका वैल्यू, ठीक है, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 12 एम्पियर। ओके, तो हम लोग ओवरऑल इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 12। क्लियर हुआ? यानी ये हो जाएगा I2 इक्वल टू √3 इंटू 12। क्लियर? तो I2 का वैल्यू मेरे को पता चल गया। उसी तरीके से आप I1 भी निकाल सकते हैं, I1 का भी सेम ही वैल्यू आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसके क्रॉस भी क्या है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये लाइन वोल्टेज होगा, क्योंकि ये R और ये Y से जुड़ा हुआ है ना। तो फेज यहाँ पे मतलब वोल्टेज बाई लाइन वोल्टेज होगा √3 टाइम फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये वाला रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चलना है फेजर डायग्राम से समझना भाई, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो IL आया है, ठीक है, IL क्या था, I2 माइनस I1, इसका वैल्यू क्या है, ये है √3 टाइम्स इंटू फेज करंट। फेज करंट अभी क्या है आपका I2, ये था आपका √3 इंटू 12, भाई मेरे यही ना है इसका वैल्यू √3 इंटू 12। ओके, तो ओवरऑल इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20.74 समथिंग आएगा, 74 या 78 आएगा, एक बार देख लेता हूं मैं। सही है, 78 आएगा भाई, ठीक है, ये 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरा IL का वैल्यू है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा √3, और फेज करंट का वैल्यू आपका 20.78 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 35.999 समथिंग आएगा, यानी ओवरऑल आपका 36 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना भाई, और ये सब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बता रखा भाई, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इतना करने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डायरेक्ट पता है कि जो मेरा लाइन करंट होगा, ये वाला जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला हो जाएगा, और इनका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, √3 टाइम IPH होता है, फेज करंट आपका ऑलरेडी दिया हुआ था वहाँ पे। मतलब इसके लिए डेल्टा के लिए फेज करंट आप निकाल लीजिए यहाँ से। ओके, यानी I2 या फिर I1 किसी का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे हम लोग निकाल लिया है, उसको फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका क्या हो जाएगा, लाइन करंट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट MCQs को सॉल्व करने के लिए भाई, ओके, नेक्स्ट MCQs को सॉल्व करने के लिए पूरा वॉट मीटर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज वॉट मीटर पढ़ेंगे, फिर 3 फेज में आएंगे। और एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दिया था कि जब आप स्टार में, यानी 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये अगर स्टार में कनेक्टेड है, सबका वैल्यू R है, तो स्टार से अगर आप डेल्टा में जाएंगे तो क्या हो जा रहा था, हर एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस हो रहा था वो 3 इंटू R हो जा रहा था, यानी 3R, फिर दूसरे का भी 3R और उसका भी 3R हो जा रहा था। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मत अप्लाई कीजिएगा कि आप स्टार से डेल्टा में आ रहे थे, यहाँ पे वैल्यू 3R कर देंगे, यहाँ पे 3R। भाई क्वेश्चन में ऐसा डिमांड ही नहीं किया है। क्वेश्चन में आप देखिए ना, सीधे सीधे आप लैंग्वेज को पकड़िए पहले। ये जो आपका क्वेश्चन था 41 क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 15 ओम जो है हर एक का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। जब हम लोगों ने डेल्टा में कनेक्ट किया तो 15 ओम है, जब इसको स्टार में बोला द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ईच लेग ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार, मतलब डेल्टा का इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे स्टार में, ठीक है। तो तब हम लोग को उस तरीके से करना है, यानी स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो 3R हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे बस सीधे सीधे बोल दिया है कि मेरे पास सेम सप्लाई है
और सेम सप्लाई पे एक बार क्या कर रहे हैं आप, इन तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को स्टार में रख रहे हैं तो 12 एम्पियर ले रहा है लाइन करंट। और जब इसको डेल्टा में रखेंगे, ठीक है, डेल्टा में रखने का मतलब ये नहीं कि 3R कर दीजिए आप, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू डेल्टा में भी R ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ब्रेक करके समझना है भाई क्वेश्चन को। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो है भाई कॉन्सेप्चुअल होगा पूरा का पूरा।